अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फार्म पॉन्ड एक फायदे अनेक, सफल किसान से मुलाकात। कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। अपने राज्य में बारिश के महीनों को छोड़कर बाकी महीनों में पानी की बड़ी किल्लत रहती है। ऐसे में यदि आप फार्म पॉन्ड में इस बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको गांव भैराणा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से मिलवा रहे हैं, जो फार्म पॉन्ड में बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। और ये किसान बतख और मछली पालन के साथ साथ इस फार्म पॉन्ड के पानी को फसलों में उपयोग में ले रहे हैं। तो ये फार्म पॉन्ड किस प्रकार से उपयोगी साबित हो रहा है, आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। देखिए, जैसा किसानों की इनकम डबल 3 गुना 4 गुना करनी है, उसके अंदर हमारे इस फार्म पे ये पॉन्ड भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। देखिए, एक तो इसमें 2 नाव हैं, जो भी कृषि पर्यटन के लिए लोग आते हैं, हम बोट की सवारी करवाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सरकार की सब्सिडी से 5 लाख रुपए मिले हैं, तो फ्री का पॉन्ड है, फ्री का पानी है, उसके अंदर मछली पालन, मछली से इनकम ले रहे हैं, बतख से इनकम ले रहे हैं। कम खर्च में मछली के साथ बतख पालन है लाभकारी। बतख पालन का काम इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बतख पालन में कम जोखिम होता है। बतख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बतख की मांग अधिक है। बतख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बतख में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बेहद ही कम है, इसलिए मछली सह बतख पालन करके इससे 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। कोई किसान भाई चाहे तो इसके अंदर सिंगाड़े भी कर सकते हैं, अजोला भी कर सकते हैं, उसके अलावा मोती पालन भी किया जा सकता है। तो कई काम इस एक पॉन्ड के अंदर किया जा सकते हैं। उसके अलावा इसी पॉन्ड से सारे फार्म जुड़ा हुआ है, सिंचाई करते हैं। ये आप इधर वाला पाइप है, ये तो देखिए कि सोलर से चल रहा है। ये वाला पाइप है, सोलर से सिंचाई हो रही है दिन में, और ये वाला बिजली से है। और इस फार्म पे 42.5 किलोवाट सोलर का कनेक्शन है, जिसमें 20 किलोवाट तो चदरों के ऊपर लगा हुआ है और बाकी ट्यूबवेल और पॉन्ड में लगा हुआ है। यानी बिजली का खर्च बिल्कुल जीरो है। जैसे मैंने पूर्व में बताया ना कि खाद का हमारे यहाँ जीरो है, बीज का आधा है,
और बिजली पानी का खर्चा 0 है। उसके अलावा निराई गुड़ाई जो दूसरी है वो उनसे कर रहे हैं, ऊंट बैलों से, वो करीब 50% है। लेबर जरूर थोड़ा सा लगता है, तो अच्छा है, 4 आदमियों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह से मेरे किसान भाइयों से कहना है कि अकेले पौंड से ही आप सरकार की सब्सिडी से पौंड बनाकर इससे काफी फायदे ले सकते हो। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए इन किसान भाई ने फार्म पॉन्ड बनाया और ये किसान इन फार्म पॉन्ड में वर्षा के जल को इकट्ठा करके विभिन्न कार्यों के उपयोग में ला रहे हैं, जिससे इनको पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ रहा है। उसके अलावा बतख से, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 4 फायदे हैं। उसके अलावा बतख का वेस्ट और फिश का वेस्ट है, वो दोनों घुल के ये पानी देखिए बिल्कुल ग्रीन है। ये ग्रीन पानी है, तो इसमें 25% खाद हो गया इनके वेस्ट से। अब ड्रिप से हम पूरे फार्म पे जब ये इससे देंगे तो हमें ये समझिए 25% खाद कम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ही बहुत अच्छा खाद है। मछली सह बतख पालन के फायदे हैं अनेक। बतख और मछली पालन एक साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे कम लागत और जगह में अच्छा मुनाफा होता है। बतख और मछली पालन एक साथ करने से दोनों की लागत आधी हो जाती है। बतख की बीट मछलियों के लिए एक बहुत ही पोषण युक्त आहार होती है। मछली के तालाब में बतख रहने से मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। बतख तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। मछलियों के लिए तालाब में अतिरिक्त खाद नहीं डालनी होती है। बतख जलीय वनस्पति को खाकर नियंत्रित कर देती है। मछलियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े बतख खा जाती है। इस तरह से मछली सह बतख पालन करना लाभकारी है। तो इस तरह से किसान भाइयों से मेरा ये कहना है कि पौंड बनाकर इसके 4 फायदे लीजिए, 5 फायदे लीजिए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। और जहाँ जिन किसानों के पानी की कमी है या पानी नहीं है, इस तरह से वो छोटे छोटे जो आपके कमरे हैं, आपका शेड है, छप्पर है, उनका पानी इकट्ठा कर लीजिए। उसके अलावा आपके खेत का बह के जो पानी बाहर जा रहा है, उस पानी को रोक के इसके अंदर कर लीजिए। और इन सारे कारणों से भी किसी किसान भाई के अगर पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरफ आपकी रेतीली जमीन या कोई है, वहाँ बारिश में आप मल्चिंग कर दीजिए, तो खरपतवार भी नहीं होगी और मल्चिंग के ऊपर से पानी इकट्ठा होकर सारा पौंड के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस फार्म पे 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाया है। कोई किसान भाई 90,000 से लेके 20 लाख तक का फार्म पौंड की सरकार की योजना, उनका लाभ उठाइए। और बिना आपकी जमीन में पानी नहीं है, उसके बिना भी आप इस तरह से खेती करके और 4 फायदे और भी अन्य इस पौंड के ले सकते हो। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। बीजेपी प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकती है। लाल डायरी पर सियासी घमासान जारी है। इसे लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाल डायरी पर जनता को जवाब देना होगा। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। अजमेर में अशोक गौतम के आत्मदाह मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इसे लेकर जयपुर में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी के सदस्य के तौर पर उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत को जिम्मेदारी सौंपी। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए चुनाव को लेकर के अपने प्लान का खुलासा किया। विधानसभा की सभी 200 सीटें जीतने का दावा किया गया। अजमेर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भारत में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में बीजेपी की नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत FIR कैंप का आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
किसान भाइयों, जैसा कि लगभग सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और सब्जियों की खेती कम समय में अधिक आमदनी देती है, इसीलिए किसान सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। तो जो किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं, उन्हें उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करनी होगी, तभी इन सब्जियों से अधिक पैदावार मिलेगी। तो आप किस प्रकार से करें कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती, इस बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिरीन अख्तर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियां हमारे प्रमुख सब्जियां हैं और ये सब्जियां जो है हर लगभग सालों भर लगते भी है, सालों भर हमारे यहाँ पे उगाए भी जाते हैं। लेकिन इसके प्रमुख जो समय है खरीफ फसल है, उसके लिए हम लोग जून जुलाई में बुआई करते हैं। तो सबसे ज़रूरी कद्दू वर्गीय फसल के लिए जो है वो है उसकी मिट्टी। मिट्टी जो है इसका हल्का होना चाहिए। हल्के मिट्टी में इसकी जो बढ़वार होता है तथा पैदावार भी होता है वो बहुत बढ़िया होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। कद्दू की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। इसके साथ साथ में हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग लगाने से पहले ही जब जुताई करेंगे तो उसी समय पे लगभग 200 क्विंटल का जो है अच्छे से सड़ा हुआ गोबर की खाद खेत में मिला देंगे और या फिर कंपोस्ट भी हो सकता है। और साथ साथ में जो है रासायनिक खाद में जो है 50 से 100 क्विंटल का नाइट्रोजन और 50 से 60 क्विंटल का पोटाश और 50 से 60 क्विंटल का फॉस्फेट जो है इस फसल को ज़रूरत होती है रासायनिक खाद के तौर से। पोटाश और फॉस्फेट का टोटल पूरा जो मात्रा है और साथ साथ में जो है नाइट्रोजन का आधा मात्रा जो है उसको हम लगाने से पहले ही बेसल डोज के तहत में खेत में मिला देंगे और बाकी जो आधा मात्रा नाइट्रोजन का रहता है तो उसमें फसल लगाने के बाद 1 महीने बाद में हम टॉप ड्रेसिंग के तहत पे उसको देंगे और अच्छे से मिट्टी चढ़ा देंगे पौधे के बेस में। कद्दू वर्गीय सब्जियों के तहत लौकी की किस्मों की बात करें तो इसमें अर्का नूतन, अर्का श्रेयस, अर्का बहार, पूसा नवीन, राजेंद्र चमत्कार, ढोली सफेद। वहीं हाइब्रिड किस्मों में काशी बहार, पूसा हाइब्रिड 3 का चयन आप कर सकते हैं। इसी तरह खीरा के लिए उन्नत किस्में हैं पूसा संयोग, पूसा बरखा, स्वर्ण पूर्णिमा, पंजाब सिलेक्शन, खीरा 90, कल्याणपुर हरा खीरा, स्वर्ण शीतल आदि। अगर नेनुआ की किस्मों की बात करें तो इसमें पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया, राजेंद्र नेनुआ 1, सतपुतिया प्रमुख हैं। इसी तरह करेले की जो उन्नत किस्में ज्यादा प्रचलन में हैं उसमें कल्याणपुर बारामासी, पूसा विशेष, हिसार सिलेक्शन, कोयम्बटूर लॉन्ग, अर्का हरित, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा औषधि, पूसा 2 मौसमी, पंजाब करेला 1, कल्याणपुर सोना, पूसा शंकर 1 आदि उन्नत किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की विभिन्न फसलों के लिए बीज दर इस प्रकार हैं। जैसे खीरा के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी के लिए 4 से 5 किलोग्राम, करेला के लिए 6 से 7 किलोग्राम, कद्दू के लिए 3 से 4 किलोग्राम, तोरई के लिए 5 से 5.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। और हमको साथ साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो कद्दू वर्गीय फसल है तो ये सीधे मूल प्रक्षेत्र में इसकी बुआई किया जाता है और बुआई के पहले जो है बीज को हम लोग रात भर फुला के फिर अगले दिन अगर बुआई करते हैं तो अंकुरन बहुत जल्दी से जल्दी होती है। और 2 थाले के बीच में दूरी जो बाद में 2 पौधे के बीच की दूरी हो जाती है। तो लौकी के लिए 90 से 120 सेंटीमीटर 2 पौध के बीच में दूरी यानी 2 थाले के बीच में दूरी हम लोग मेंटेन करते हैं। और नेनुआ और करेला के लिए जो है ये 60 से
120 हम लोग मेंटेन करते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कद्दू वर्गीय सब्जी है वो है खीरा। खीरा के लिए जो है 60 से 90 हम लोग 2 पौध के बीच में मेंटेन करते हैं। और 2 फरों जो बनता है जिसमें लगता है, तो 2 फरों के बीच में लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी हम लोग रखेंगे, बरकरार रखेंगे। और एक थाले पे लगभग हम लोग 3 से 4 बीज साथ में बुआई करेंगे। और उसके बाद में जब अंकुरन हो जाएगा उसके 10 से 15 दिन के बाद में हम उसमें से थिनिंग करके 2 ही पौधा, स्वस्थ पौधा जो होगा उसको रखेंगे, बाकी 2 पौधा को थिन आउट करके निकाल देंगे। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। वहीं पे खरीफ फसल में हमको देखना पड़ेगा कि बरसात जैसे जैसे होता है उस हिसाब से हम सिंचाई देंगे। और साथ में ये देखना होगा कि जल निकासी का व्यवस्था जो है वो बरसाती फसल में बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फसल जो है आपका बाद में सड़ जाएगा। और इसके साथ साथ में ये भी हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम खरीफ मौसम में या बरसात के मौसम में फसल लगा रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा मचान बना सकते हैं या ट्रेलिस जो बना सकते हैं, उसके ऊपर अगर फसल को, क्योंकि हमारा ये लत्तेदार फसल है, उसको अगर चढ़ा देते हैं तो फल का क्वालिटी जो है वो बहुत मिट्टी के टच में नहीं रहेगा, वो मिट्टी से ऊपर रहेगा, तो फल का क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Viewers, India. चलिए एक नजर डालते हैं इलेक्शन टॉप 10 खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि अब गहलोत सरकार का अंतिम समय, इतने सालों तक पेपर लीक, गुंडागर्दी, किसान की कर्जमाफी पर चलावे को सहा है, अब नहीं सहेगा राजस्थान। राहुल गांधी 9 अगस्त को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी बांसवाड़ा में आदिवासियों के आस्था स्थल मानगढ़ धाम जाएंगे। राहुल के दौरे को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी तेज गर्मी हो जाती है तो कभी बारिश होने लगती है। ऐसे में वातावरण में नमी की अधिकता के चलते कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। अगर पपीते के बाग की बात करें तो इस समय इन बागों में कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि पौधों की फलन पर बुरा असर डालती है। इसीलिए समय रहते पपीते में लगने वाले रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AP भगत से। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पपीता कितना फ़ायदेमंद फल है। यह पाचन क्रिया में आपको कितना फ़ायदा देता है। कोई भी पेपेन और इसमें जो एंजाइम निकलता हुआ पाचन क्रिया में सहायक होता है, जिसको पेपेन पपीता के दूध से जो निकलता है उसको पेपेन बोलते हैं। कभी आप सुनते होंगे कि पपीता के पत्ते को चबा के आप जो उजला प्लेटलेट्स होता है खून में, उसको वृद्धि करते हैं। तो इसका महत्व कितना आप जानते हैं। तो पपीता खेती करना बहुत लाभदायक होता है। जितना भी आप इन खर्च करते हैं उससे आपका
ज़्यादा फायदा देता है। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं। लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि पत्ता जो है मुड़ जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, पत्तियां आपका इसका पपीता का पीलापन हो जाता है। देखेंगे कि बरसात में कि पत्ती जो है ऊपर शीर्ष से पीला होते हुए नीचे चला आता है। तो इन सभी तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर आप पके हुए फल या हरा फल को देखेंगे ठीक से तो उस पर रिंग नुमा, चूड़ी नुमा, अंगूठी नुमा रिंग बनता है। यह भी एक रोग होता है। अगर विशेष ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है। पपीता में लगने वाला यह वायरस रोग सबसे अधिक नुकसान करता है। इसे मोजेक रोग, पर्ड कुंचन जैसे कई नामों से जाना जाता है। पपीते की खेती करने वाले किसान इस फसल को लगाने से पहले ही इस रोग पर कंट्रोल करने की तैयारी कर लें, क्योंकि पपीते में इस रोग के आने की संभावना नहीं पूरी गारंटी रहती है। इसलिए रोपाई करने से लेकर उत्पादन लेने तक पौधों पर दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा। वायरस अपने आप नहीं फैलता है, तो यह एक कीट होता है, वह इसको फैलाता है। तो हमको कीट से रोकना है। यह कीट आपको किससे रोकेगा? कीटनाशक दवा आप आजकल देखेंगे इमिडाक्लोपीड नाम की दवा बाज़ार में मिलता है। उसका आप लिक्विड जो है 1 ml तरल 3 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं। यह दवाई का छिड़काव आप जब पौधा लगाते हैं उस समय से करते हुए आपको जब तक फल नहीं लगता है, जब तक फल नहीं होता है, फल पकता नहीं है, उस समय तक हम छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करने के लिए जब तक फूल आ गया उस समय तक छिड़काव करते हैं। इससे उसके बाद हम लोग छिड़काव करते हैं कि नीम के तेल से। जब फल आ जाता है तो नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर हम नीम का तेल घोल करके प्रत्येक सप्ताह छिड़कना पड़ता है। इस तरह से हम वायरस रोग, विषाणु रोग यानी जो भी रोग है हम उससे बचाव कर लेते हैं। पौधे जब लगाते हैं वहाँ हम लोग भी मच्छरदानी या कोई ऐसा कीड़ा नहीं प्रवेश करे उस तरह का ढक कर हम पौधे का, पपीता के बीज का अंकुरण करते हैं और पौधा का तैयार पौधशाला में पौधा तैयार करते हैं। फिर जहाँ रोपाई करते हैं वहाँ पर भी हम फिर कीटनाशक दानेदार डाल करके वहाँ रोपाई करते हैं, या कीटनाशक दवाई जो है घोल बनाकर जड़ में पहला पानी उस समय डालते हैं जड़ के पास कि कीटनाशक से पौधा हमारा परिपूर्ण हो जाए, जैसे कीट हमारे आएंगे तो वहाँ पर रस नहीं चूसेगा, जिससे रोग नहीं फैलेगा। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। आपको हानि जो देखने को जो स्पष्ट रूप से मिलता है कि पौधा एकदम फलदार लदा हुआ है और अचानक वह बरसात के समय सूखने लगता है। यह पौधे के में जो लगता है जड़ सड़न कर देता है। एक हो गया जहाँ से पौधे से ज़मीन हमारा तना रहता है उसको पद बोलते हैं, उसी पर उखड़ा रहता है पेड़ पौधा, तो उसको हम पद बोलते हैं। तो जड़ और पद सड़न का बीमारी लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। हम उपचार करने के लिए जैसे अभी मौसम शुरू हुआ बरसात का, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल जो फफूंदनाशक कहलाता है बाज़ार से खरीदें और 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम पाउडर 2.5 ग्राम पाउडर को घोल कर जो भी हमें मात्रा एक पौधे में हम करीब 5 से 10 लीटर पानी को डालते हैं। यह डालने की प्रक्रिया ये है, जड़ के आसपास हम पौधे के को हम सुरक्षा देते हैं। पौधे के जड़ के आसपास ये 5 से 10 लीटर पानी एक पौधे में डाल देते हैं। तो आप इस तरह से अगर छिड़क देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। और यह 2 बार छिड़कना चाहिए, पानी जड़ में डालना चाहिए, क्योंकि पहला तो हुआ कि अभी बरसात शुरू हुआ अभी डालें और कुछ फिर 1 महीना के अंदर फिर दोबारा 1 बार और डाल दें, क्योंकि बरसात का सीज़न आप सोचेंगे अभी से 2-3 महीना तक रहता है, तो 2 बार कम से कम आपको डालना होगा।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरिपुरा, जिला कोटा के कृषक रमेश कुमार ने। ये उड़द की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हम अपनी बोनी की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में एक फसल आती है हमारी जो मुख्य दलहनी फसल है उड़द। उड़द की बोनी करने से किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि एमएसपी के रेट उड़द मूंग के काफ़ी अच्छे हुए हैं किसानों के लिए। किसान भाई उड़द की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर किसान भाइयों ने सबसे अच्छा अगर जातियों का चयन अगर उड़द में किया है तो मैं कहता हूँ उड़द की खेती में अपार संभावना है। जैसे कि IPU 2-43 इस समय की बहुत अच्छी वेराइटी है। PU 35, PU 30, PU 40 ये वेराइटियाँ जो उड़द की हैं ये बहुत ही अच्छी वेराइटी है। उनमें जो पीला मोजक रोग आता है वो भी बहुत कम मात्रा में आता है। अगर समय से आपने प्रबंधन कर लिया व्हाइट फ्लाई का तो पीला मोजक आपके खेतों में नहीं आएगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है P18 अन्नदाता
rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।